हेलो एवरीवन। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये टॉपिक जो है इसके बारे में जितना भी मर्जी आप पढ़ लो कम ही रहता है। इसके लिए मैंने आपको एक ही सिंगल बुक रेफर की है, लेकिन अब मैं अपने सारे नोट्स प्रोवाइड कर ही रही हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो मैं आपको सारा रिसर्च का सारा नोट्स अवेलेबल करवा दूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक ऑफ रिसर्च शुरू करवाने वाली हूँ। और भी वीडियोस आएंगी रिसर्च पर, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक वीडियो में 2-3 घंटे लगा के मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। तो वीडियोस आती रहेंगी, आप देखते रहना धीरे धीरे इसके बारे में। तो हम इस वीडियो में तो बेसिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे, फिर आने वाली वीडियोस पे हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो आपको रिसर्च का मतलब पता होना चाहिए। रिसर्च का मतलब होता है कि जो भी चीज हो चुकी है उसे फिर से दोहराना, रिसर्च करना, या फिर जिस चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता है उस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसे सिंपल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, देन क्रेसवेल डिफाइंस रिसर्च is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को, और ताकि हम बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में समझ सके और उसमें से कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकाल सके। ये एक एक्रोनियम है रिसर्च के लिए। सो अलग अलग एक्रोनियम आपको मिल जाएंगे। दिस इज समथिंग दैट वी कॉल एज स्टैंडर्ड एक्रोनियम। तो रिसर्च का ये आपके पास एक्रोनियम है। आर से रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, तो आपको कुछ लॉजिकल सा निकालना होता है। ई से एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि एक्सपर्टीज होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में कोई काम कर रहे हो, बिल्कुल एक्सपर्ट होना है उसमें। ऐसे सर्च एंड सोल्यूशन, यू हैव टू सर्च 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 एंड देन यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। इज एग्जैक्टनेस, मतलब कोई चीज है बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, एक्चुअल में होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए। ए से एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है जो भी इधर बटी बुटी इंफॉर्मेशन है उसे सारा इकट्ठा करना। आर इज रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, तो जो भी सारी चीजें हैं आपको, तो जो भी सारी चीजें उसमें से रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना। सी से है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। एंड एच इज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए, प्लस इसके साथ आपकी ऑनेस्टी, यानी कि आपका वर्क आपका ही होना चाहिए, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, किसी और का वर्क अपना वर्क कहकर आपको प्रेजेंट नहीं करना। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन रिसर्च। आपको इस एक्रोनियम का ये फायदा है कि इससे आपको पता लग जाएगा कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है या रिसर्च क्या है बेसिकली। इस एक्रोनियम को पेपर में मैं कहूँ कि आता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक्रोनियम नहीं आएगा, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं रिसर्च के पर्पस के बारे में। ये सुनने में दिखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। पहला है टू गेन फेमिलैरिटी विद न्यू फिनोमिना और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू अ फिनोमिना, यानी कि कोई नई चीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। या फिर कोई भी फिनोमिना है उसके बारे में कुछ नया, ठीक है, नई इंसाइट फाइंड आउट करना। सेकेंड इज रिव्यू एंड सिंथेसाइज एक्सिस्टिंग नॉलेज, तो यानी कि कुछ नया तो हम फाइंड कर रहे हैं। सेकेंड में ये बोला है कि जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है इंफॉर्मेशन उसे इकट्ठा करना, रिव्यू करना। रिव्यू भी हमारे दो टाइप के होते हैं, जैसे नरेटिव रिव्यू है, सिस्टमेटिक रिव्यू है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पुरानी जितनी भी सारी रिसर्च वर्क हुई है उसे इकट्ठा करके एक रिव्यू कर देते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, उसे इन्वेस्टिगेट करना ताकि उसमें कोई सोल्यूशन निकाल सके। ऑफर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, अगेन सेम थिंग। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज, तो बहुत सारे जनरल जो इश्यूज होते हैं उन्हें एनालाइज करना। उसके बाद कंस्ट्रक्ट और क्रिएट न्यू प्रोसीजर, अगेन सेम थिंग। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एज इट इज पेपर में आते हैं, पीवाईक्यूज में आते हैं आपके सामने। तो आपको पता होना चाहिए रिसर्च के क्या पर्पस है, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होती है। हम कई बार सोचते हैं कि रिसर्च कि कुछ नया फाइंड आउट करना, नो, आप कोई पुरानी फाइंडिंग्स को भी इकट्ठा कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रिसर्च। सो दीज आर सम ऑफ द पर्पसेज ऑफ रिसर्च। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन टू कंडक्ट रिसर्च। तो सबसे पहला है एक्वायर रिसर्च डिग्री, तो पीएचडी करनी है, एमफिल करनी है, वो सबसे पहला मोटिव होगा। देन फेस चैलेंज इन सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होती है
उन्हें सॉल्व करने के लिए, है ना। आपको पता है कि कोई चीज है जो अनसॉल्व है या दिक्कत कर रही है, तो उसे सॉल्व करने के लिए आप रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे। देन इज इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन ऑफ डूइंग सम इनोवेटिव वर्क। तो आपको एकदम, जो हाई आईक्यू वाले बच्चे होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं, उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कुछ इनोवेटिव सा करके। देन इज सर्विस टू सोसाइटी। ऑब्वियसली रिसर्च से सोसाइटी में बहुत फायदा होता है। डिजायर टू एनहांस सोशल स्टेटस। तो आपको अगर पता होगा कि जो, अगर आपको कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो या कहीं, तो आपका रिसर्च वर्क आपसे पूछा जाता है बहुत जगह, आजकल तो बहुत हो गया। तो उससे क्या होता है, आपको ज्यादा इज्जत मिलती है, सोशल स्टेटस इंक्रीज होता है, प्लस आपको जॉब भी इजी मिल जाती है। देन इज इनपुट फॉर पॉलिसी। देन इज इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। तो आप जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो उसके लिए आपको एक जरिया, एक इनपुट मिल जाता है। So these are some of the motivations which are very important. Now let's talk about some of the characteristics of research. जो characteristics of research है उसमें जो तीन चार मैं आपको बताऊंगी, they are the most important, वो पेपर में बहुत repetitively आते हैं। So let's talk about that. If I talk about characteristics of research, सबसे पहले आपके पास replicable है, यानी कि किसी ने research किया, वो research तभी है जब उसे replicable किया जाए, यानी कि repeat कर सकते हैं। repeat करने पर भी same findings होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी रिसर्च में लिमिटेशन है तो भी उसमें एक स्कोप होना चाहिए रेप्लिकेशन का। देन इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही है कि सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, एक होता है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अगर आप मेजर कर रहे हो या कोई और बंदा मेजर कर रहा है, तो आप दोनों का रिजल्ट होता है वो सेम होता है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपका कुछ और रिजल्ट होगा, किसी और का कोई और रिजल्ट होगा। जैसे हम बोल देते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, हर बंदे के अपने अपने विचार होते हैं, व्यू पॉइंट होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इज द कंपोनेंट ऑफ साइंस, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हुआ कि कोई भी इंसान कुछ भी कर ले, कोई भी रिसर्च कर ले, उन सबका एक जो रिजल्ट आना है सबका कॉमन आएगा, क्योंकि वो चीज ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगर एक फॉर्मूला होता है जैसे टी टेस्ट का, तो वो एक ही फॉर्मूला है, ये नहीं कि हर बंदे का अपना अपना फॉर्मूला है। सो दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। ये जितने मैंने टिक मार्क किए हैं, ये तीनों ही, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च जो पेपर में बार बार पूछे गए। रिलायबिलिटी यही है कि आपकी टेस्ट की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मान लो अगर आज मैं टेस्ट दे रही हूँ, आज से 14 दिन बाद, 15 दिन बाद मैं टेस्ट दे रही हूँ, तो मेरे मार्क्स में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे स्कोर में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, वो आपकी रिलायबिलिटी है। वैलिडिटी होती है टेस्ट की वैलिडिटी, यानी कि जो भी उसमें क्वेश्चंस होते हैं वो वैलिड होने चाहिए। अगर मान लो आप इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हो, तो उसमें सारे क्वेश्चन इंटेलिजेंस के होने चाहिए। दैट इज वैलिडिटी, मीन्स यू आर मेजरिंग व्हाट यू इंटेंड टू। उसके बाद है एक्यूरेसी। जो रिसर्च है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज जर्नलाइजेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आपने मान लो एक लैब में रिसर्च कर रखी है 4-5 लोगों पर, तो वो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो बाहर किसी पर भी आप लगा कर देख रहे हो, वो सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। मतलब कि इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग, तो वो यूनिवर्सली अप्लाइड होना चाहिए। देन इज एम्पेरिकल। एम्पिरिकल इज लाइक जब आप ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हो, टेस्ट का इस्तेमाल करते हो, मीन समथिंग फैक्चुअल वे यू यूज समथिंग साइंटिफिक। ठीक है, देन इज सिस्टमेटिक। सिस्टम में होना चाहिए। कंट्रोल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है रिसर्च में। देन इज लॉजिकल, देन इज साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब वही है कि एक जो आप प्रोसीजर को लगा रहे हो, दैट शुड बी रिलेटेड टू नेक्स्ट वन, एंड देन देयर शुड बी अ साइकिल ऑफ डिफरेंट फिनोमिना, डिफरेंट फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो विदाउट बायसनेस होगी, ये याद रखना। अब जब हम बायसनेस की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो बायसनेस होता है वो ये होता है कि आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो या सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट इज समथिंग सब्जेक्टिव, दैट लीड्स टू बायसनेस, यानी कि पार्शियल रिजल्ट। सम टाइप्स ऑफ बायसनेस, दीज आर पर्सनल बायस, यानी कि ऑर्गेनिज्म की खुद की वजह से, जैसे जेंडर हो गया, ये उसकी वजह से बायसनेस आ रही है। तो सेकंड होता है ऑब्जर्वर बायस, यानी कि इसमें जो रिसर्चर है वो एक ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है आसपास, है ना। तो ऑब्जर्व करते करते वो अपना पर्सपेक्टिव जरूर लेकर आएगा। ठीक है, जो उसका खुद का एक ओपिनियन है या उसका जो व्यू पॉइंट है, वो जरूर रिसर्च करते बीच में आएगा। ठीक है, देन इज प्लेसिबो।
बायस, प्लेसिबो का मतलब आप सबको पता होगा। प्लेसिबो होता है कि जब आप किसी चीज को, मतलब आप बोल तो रहे हो कि वो मेडिसिन है, लेकिन वो मेडिसिन नहीं है, आप उसे वैसे ही कोई ऐसी टैबलेट दे रहे हो जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ताकि वो उस डमी मेडिसिन को एक सही मेडिसिन समझकर जब ले तो उसमें क्या इम्पैक्ट आता है। तो प्लेसिबो की वजह से भी काफी बायसनेस आती है, यानी कि लोगों की जो धारणा बन चुकी है स्टिमुलस को लेकर, उसकी वजह से भी बायसनेस होती है। देन इज एक्सपेक्टेंसी बायस, ये भी एक्सपेरिमेंटर के तौर पर की जाती है। उसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो एक्सपेक्ट करता है अपने पार्टिसिपेंट से कि वो ऐसे करे, इसकी वजह से वो कुछ हिंट भी देगा, इसकी वजह से वो ऐसी सिचुएशन बनाएगा कि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो। दिस लीड टू एक्सपेक्टेंसी बायस। देन इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि बहुत सारा टेम्परेचर, नॉइस, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बायसनेस हो सकती है। So this is very important factor that can lead to biasness. अब बात करते हैं how we can deal with this और how we can make the research objective, how we can ensure objectivity. So procedural safeguards very important कि जब आप प्रोसीजर कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपको सेफ गार्ड, यानी कि बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। ठीक है, आप रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, रिपोर्ट्स को रिटर्न फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है आप यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे अपने डेटा कलेक्शन के दौरान। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, इसमें यही है कि जो भी कंसेप्ट का मीनिंग है, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो, कंसेप्ट पढ़ रहे हो, टॉपिक है, उसका जो भी मीनिंग है उसे स्टैंडर्डाइज करके रखो। ठीक है, उसे अपने वे से इंटरप्रेट मत करो, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड मीनिंग है उसे ही आप इंटरप्रेट करो। देन इज अवॉइडिंग बायसनेस। तो जितने भी आपको टाइप्स बताए हैं बायसनेस के, उसे अवॉइड करने की कोशिश करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे मैं ज्यादा डीप में नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इतने डीप में आता नहीं है क्वेश्चन। आपको जस्ट बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उतना मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप अगर सेम टेस्ट को 2 बारी करो, 3 बारी करो, कुछ टाइम पीरियड, कुछ टाइम गैप लेकर, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया, दैट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। यानी कि अगर मैंने आपको अभी टेस्ट दिया, आपके मार्क्स आए 20, ठीक है, आउट ऑफ 30 आपके 20 मार्क्स आए। ठीक है, अब 14 दिन का गैप जरूरी होता है, 2 वीक्स का गैप रिलायबिलिटी चेक करने के लिए होता है। ठीक है, 14 दिन बाद अगेन मैं आपको वही टेस्ट दे रही हूँ। ठीक है, तो उसमें आपके रिजल्ट जो है, जैसे पहले आपका 20 मार्क्स आया, उसका रिजल्ट आपका 20-21 के करीब आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी रिलायबिलिटी होती है, कौन सी, टेस्ट रीटेस्ट। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव फॉर्म, या इसे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोलते हैं। दोनों ही जो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि 2 टेस्ट लूंगी और दोनों में कॉमन चीजें होंगी, ऑलमोस्ट कॉमन। जैसे कि 2 मैंने डिप्रेशन के टेस्ट दिए, वो दोनों ही जो होंगे वो कॉमन होंगे, और वो मैं अपने सब्जेक्ट को, अपने पार्टिसिपेंट को दे दूंगी। पहला टेस्ट दूंगी, सेकेंड टेस्ट दूंगी, फिर उन दोनों को कंपेयर करूँ। ठीक है, ये होता है आपका अल्टरनेट फॉर्म या फिर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। थर्ड इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसमें एक और टर्म समझने वाली है, इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी है जब हम टेस्ट की आइटम्स, जो कि आपके टेस्ट में स्टेटमेंट्स होती है ना लिखी, उन्हें आइटम्स बोलते हैं रिसर्च की लैंग्वेज में। तो उस टेस्ट की आइटम्स में आपस में क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, उसे बोलते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी या फिर इंटरनल रिलायबिलिटी, ऐसे करके बोल देते हैं, कुछ टर्म्स इस्तेमाल कर देते हैं। अब उसी में आपका स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आता है कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है कि हम टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब वो 50-50 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन इधर डिवाइड कर दिए, 10 क्वेश्चन इधर, ऐसा नहीं होता। इसे हम इवन ऑड की फॉर्म में करते हैं, यानी कि जो ऑड नंबर हैं आइटम्स के वो एक साइड कर देंगे, जो इवन नंबर हैं उन्हें एक साइड कर देंगे। देन इनका एक फॉर्मूला लगाकर हम इन दोनों की जो आइटम्स की रिलायबिलिटी है उसे चेक करते हैं। दिस इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसके बाद जो हमारी लास्ट टाइप आती है उसे बोलते हैं इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है, 2-3 एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, वो कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो, ये ज्यादातर तब होता है जब आप सब्जेक्टिव टेस्ट देते हो, है ना, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप नहीं दे रहे हो, सब्जेक्टिव, यू हैव रिटन समथिंग। तो इसमें क्या होता है, 2-3 एक्सपर्ट्स बैठ जाएंगे और वो आपके टेस्ट को चेक करेंगे। तो उनके जो स्कोर्स होंगे उसमें रिलायबिलिटी देखी जाती है, दैट इज नोन एज इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें ज्यादा कुछ डीप में आता नहीं है,
इसमें दो वर्ड्स और इम्पोर्टेंट है, क्रॉनबाक अल्फा और कुटर रिचार्डसन फॉर्मूला। तो आप ये देख लेना कि ये दोनों क्या है, मीनिंग, जस्ट मीनिंग एंड जस्ट नो द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द यूसेज ऑफ दैट फॉर्मूला। इससे आपका रिलायबिलिटी वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब यही है कि टेस्ट वो ही मेजर करे जिसके लिए उसे बनाया गया। लाइक इफ यू आर टेस्टिंग इंटेलिजेंस, तो उसमें जितने भी आइटम्स है, जितने भी क्वेश्चन है, वो इंटेलिजेंस को मेजर करने वाले होने चाहिए, ना तो वो एप्टीट्यूड को मेजर करे और ना आपके इंटरेस्ट को, ओनली मेजरिंग योर इंटेलिजेंस। ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसकी जो मेन 3 कैटेगरीज हैं वो हैं कंटेंट रिलायबिलिटी, क्राइटेरियन रिलायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी। कंटेंट रिलायबिलिटी का मतलब जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है कि जो आइटम्स लिखी हुई है ना उनका कंटेंट चेक करना। ठीक है। तो जैसे इंटेलिजेंस है तो उसके कंटेंट में इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन, अगर मान लो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि इंटेलिजेंस को ना मेजर करके आपकी क्रिएटिविटी को मेजर कर रहा है, तो आप उस आइटम को हटा दोगे। दिस इज कंटेंट वैलिडिटी। सेकेंड आपके पास आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब होता है कि मान लो मैंने कोई टेस्ट बनाया, ठीक है, अब उसे मैं एक और टेस्ट के साथ कंपेयर करूंगी, जो कि दूसरा जो टेस्ट होगा वो स्टैंडर्डाइज होगा, वो अच्छे से वैलिड होगा, रिलायबल होगा, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा। अब जो मैंने टेस्ट बनाया उसे कंपेयर कर रही हूँ एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट के साथ, ठीक है, तो वो होती है क्राइटेरियन वैलिडिटी, चेक करने के लिए। अगर मैं अभी टेस्ट बनाया और अभी के अभी ही चेक कर लूं, ठीक है, तो वो तो हो गया आपका कंकरेंट क्राइटेरियन वैलिडिटी। लेकिन अगर मैं कुछ महीनों के बाद चेक करूं, दैट विल बी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। मतलब वो क्राइटेरियन के अंडर ही दो टाइप्स है, कंकरेंट एंड प्रिडिक्टिव। जो कंकरेंट वैलिडिटी है वो आपके अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक क्लिनिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगी। प्रिडिक्टिव जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स या ऑक्यूपेशनल टेस्ट के लिए इस्तेमाल। फिर उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आती है। जैसे क्राइटेरियन में हमने एक मेजर लिया था, एक इंस्ट्रूमेंट लिया था, एक टेस्ट लिया था। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम टेस्ट को नहीं मेजर करते, हम उसके अंदर की थ्योरी को मेजर करते हैं। इसमें जो 3 स्टेप्स होती हैं कि सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, जो भी आप कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हो अपने टेस्ट में। देन यू हैव टू फाइंड आउट द इंपेरिकल रिलेशन। सबसे पहले आपने थ्योरेटिकल रिलेशन बना लिया, फिर इंपेरिकल रिलेशन बनाओगे, देन यू जस्ट इंटरप्रेट दैट एविडेंस, और फिर उसके बाद आपकी जो वैलिडिटी है वो बन जाती है। 2 तरह की ये भी होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। अगर तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, कोरिलेशन फाइंड आउट हो जाता है आपका, जो भी हमने अभी स्टेप्स किए हैं उनमें, तो वो तो कन्वर्जेंट होगी। और अगर नहीं कोरिलेशन फाइंड आउट होता तो उसे डाइवर्जेंट या डिस्क्रिमिनेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं। इसी में एक और टॉपिक होता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी को सुपरफिशियल वैलिडिटी भी बोलते हैं। सुपरफिशियल मतलब ये देखने में, ठीक है, हमें वैलिडिटी लगती है, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ द वैलिडिटी बेसिकली, लेकिन हमें ये वैलिडिटी लगती है ऐसी। अब इसमें होता क्या है कि ऊपर ऊपर से टेस्ट को देखकर समझ आ जाए कि ये इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है, क्रिएटिविटी को मेजर कर रहा है, किसको मेजर कर रहा है, मतलब ऊपर ऊपर से किसी चीज को देखना, उसके फेस से देखकर समझ जाना। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ रिसर्चर। ठीक है। ये बंदा जो है वो अपनी ही जजमेंट से, कह सकते हो आप, मेजर करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द रिसर्चर होता है। अब मान लो मैं कोई भी टेस्ट है उसकी फेस वैलिडिटी देख रही हूँ, तो मैं बोलूंगी हाँ हाँ ये तो टेस्ट बहुत अच्छा लिखा गया है ना, ये तो बहुत अच्छा टेस्ट है। कोई और देखेगा, कोई और एक्सपर्ट साइकोलॉजी की फील्ड में देख रहा है या किसी और फील्ड में देख रहा है, तो वो कहेगा नहीं ये तो टेस्ट अच्छा नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द पर्सन, इट इज नॉट द साइंटिफिक वे ऑफ सीइंग द वैलिडिटी। इसलिए फेस वैलिडिटी को हम ऐसे सुपरफिशियल सा बोल देते हैं। ठीक है। ये नाम का ही एक वैलिडिटी है। अब इसी में 2 टाइप्स और होते हैं, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो उन दोनों की वजह से ही है, उसमें कोई बीच में इंटरविनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। दैट इज द इंटरनल वैलिडिटी, यानी कि आईवी की वजह से ही डीवी पर इम्पैक्ट आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंटरविनिंग और एक्सटेनियस वेरिएबल। ठीक। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है जैसे कि आपने लैब में क्या किया, 2-3 बच्चों पे टेस्ट कर लिया, बहुत कम बता रही हूँ, 2-3 बच्चों पे कर लिया, अब उसे यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहते हो उसकी फाइंडिंग्स को। ठीक है। यानी कि अगर आपने फाइंड आउट किया कि जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती है, अगर उस कमरे में बैठे 5 फीमेल्स पर आपने एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि इट शुड बी यूनिवर्सलाइज्ड, यानी कि दुनिया की जितनी भी फीमेल्स है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दैट इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी। देयर आर सम थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, दे आर confounding,
कंफाउंडिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वो कंफाउंडिंग का मतलब है कंफाउंडिंग वेरिएबल। सिलेक्शन बायस हो सकता है, आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया हो उसमें कोई बायसनेस हो, ठीक है, आपने सही से सैम्पलिंग ना की हो, जो भी है। उसके बाद हिस्ट्री, पास्ट इवेंट्स की वजह से भी इंटरनल वैलिडिटी में दिक्कत आ सकती है। जैसे कई मेच्योर हो जाते हैं बच्चे, है ना, या कुछ भी उनके जो पास्ट इवेंट्स है, कुछ भी हो, उनकी हिस्ट्री हो, है ना, उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया आपने, ठीक है, आप रिपीटेड टेस्टिंग कर रहे हो, उसकी वजह से टायर्डनेस जैसी चीजें आ जाती है। अब बच्चा जो है वो टायर्ड हो चुका है, ठीक है, तो अब कैसे आईवी और डीवी का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? बीच में टायर्डनेस फैक्टर आ गया ना, मैच्योरेशन हो सकता है, परमानेंट हो सकते हैं, टेम्पररी चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में। उसके बाद डिफ्यूजन है, लैक ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सपेरिमेंटल जैसे आप आईवी दे रहे हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हो, और कंट्रोल ग्रुप ऐसा है जिसे आप नहीं दे रहे हो, कंपेयर करते हो दोनों में। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अगर वो नहीं है देन इट इज अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। देन इज मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब है अगर आपके सब्जेक्ट की डेथ हो गई या अनअवेलेबिलिटी हो गई तो उसकी वजह से भी इंटरनल वैलिडिटी को खतरा है। देन इज एक्सपेरिमेंटल बायस, यानी कि रिसर्चर की एक्सपेक्टेशंस हो गई, वो कुछ हिंट्स दे रहा है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। या फिर एक्सपेरिमेंटल का एक ओपिनियन होता है, एक सब्जेक्टिव ओपिनियन, उसकी वजह से बायसनेस आना। देन इज रिग्रेशन टुवर्ड द मीन, ठीक है। रिग्रेशन टुवर्ड द मीन, इसका मतलब है कि जो मीन है ना, मीन के आसपास का ही सैंपल होना चाहिए, उसी के आसपास की फाइंडिंग्स होनी चाहिए। अब आपका जो रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन, ठीक है, ये एक्सट्रीमिटीज की बात करता है। एक्सट्रीमिटीज पर जो चीजें होती हैं, सैंपल या फाइंडिंग्स, वो नहीं होनी चाहिए। देन इज कंपनसेटरी राइवलरी और रिसेंटफुल डीमोरलाइजेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जैसे कंट्रोल ग्रुप में चेंजेस नहीं आने चाहिए क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया नहीं गया, है ना, लेकिन वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो उनके कंट्रोल ग्रुप होते हैं उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो अल्टर होने लग जाता है। दैट इज कंपनसेटरी राइवलरी और रिसेंटफुल डीमोरलाइजेशन। अब बात करते हैं सम थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। सबसे पहले एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन, ठीक है। एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन का मतलब ये है कि सैंपल के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिल जाते हैं, जिससे जिससे जनरलाइजेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। मान लो मेरे अंदर कोई ऐसा फीचर है जो कि आईवी के साथ बहुत अच्छे से फिट बैठ रहा है और मैं अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट निकाल दूं, लेकिन वो फीचर मेरे अंदर है ना, सबके अंदर थोड़ी होगा। सो दिस इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव। देन इज सिचुएशन। सिचुएशन होता है नॉइस, लोकेशन, उसकी वजह से एक्सटर्नल वैलिडिटी में फर्क पड़ता है। ये जो सिचुएशन है ये इंटरनल वैलिडिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इज प्री टेस्ट इफेक्ट हो सकते हैं, पोस्ट टेस्ट इफेक्ट हो सकते हैं, या रोजेंथल इफेक्ट या पिग्मेलियन इफेक्ट भी बोलते हैं। रोजेंथल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें अगर आप पॉजिटिवली एक्सपेक्ट करते हो ना रिजल्ट निकलेगा, तो उसकी वजह से जो सामने आपका कैंडिडेट बैठा है, पार्टिसिपेंट बैठा है, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करेगा क्योंकि उसे पता है आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है और वो पॉजिटिव रिजल्ट आने की कोशिश करेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज रोजेंथल इफेक्ट या पिग्मेलियन इफेक्ट। इसी का ऑपोजिट होता है गोलेम इफेक्ट। गोलेम इफेक्ट में क्या होता है कि आप नेगेटिवली एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये तो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में, तो बच्चे के दिमाग में भी बैठ गया कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी नेगेटिव होगा। So these are some of the basic concepts of research, जिसमें reliability, validity बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने सारा कवर कर दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। मतलब आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बेसिक मीनिंग पता होनी चाहिए, सम ऑफ द थ्रेड्स, सम ऑफ द टाइप्स एंड सम ऑफ द मीनिंग अबाउट दैट, बस। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इसे आप पढ़ लेना, इसके बाद मैं और वीडियोस बनाऊंगी, तो स्टे अपडेटेड। थैंक यू।